नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आरके के अर्थात राजस्थान में शिक्षा की ओर बढ़ते कदम आंकलन 1 की संपूर्ण प्रक्रिया है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें नंबर 1 है आरके के असेसमेंट परिचय, नंबर 2 पे समय सारणी व प्रारूप, समय कितना रहेगा और उसका प्रारूप किस प्रकार रहेगा। नंबर 3 है प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण, प्रश्न पत्रों का संग्रहण किस प्रकार किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा और इसके साथ ही इसका वितरण का क्या प्रोसेस रहने वाला है। नंबर 4 है वितरण के पश्चात आंकलन की तैयारी किस प्रकार की जाएगी, बच्चों को किस प्रकार से बैठाना है और वहाँ पे कितने शिक्षक ड्यूटी देंगे, ये संपूर्ण जानकारी वितरण के पश्चात आंकलन की तैयारी में आपको दी जाएगी। इसके बाद 5 नंबर है आंकलन के पश्चात ओसीआर प्रक्रिया। आंकलन करने के पश्चात जो ओसीआर है उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कैसे उसको चेक करना है, गलती है तो उसको कैसे सुधारना है, तमाम तरह की जानकारी इसमें रहेगी। नंबर 6 है ओसीआर अपलोड हेतु ध्यान देने योग्य बिंदु। तो ओसीआर अपलोड किस प्रकार से करना है, आपको किस प्रकार से उसका फ़ोटो लेना है, किस प्रकार से नहीं लेना है, ये तमाम तरह की जानकारी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इसमें नंबर 1 है आरके असेसमेंट परिचय। तो ये हमारे द्वारा पहले कर लिया गया है, पूर्व में इस पर एक वीडियो हमारे द्वारा बना दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नंबर 2 है समय सारणी व प्रारूप किस प्रकार होगा, इसको हम जानते हैं। इसमें दिया गया है कि विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित कक्षा स्तरीय दक्षताएं, प्रश्नों की संख्या कुल 15 रहेगी और पाठ्यक्रम है वो अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएं प्लस कुछ, और प्रारूप है उसका जो वस्तुनिष्ठ रहेगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा प्रश्न आपका रहने वाला है और कुल प्रश्न होंगे 15। कक्षा 3 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेड ऊपर दिया हुआ है। 3 से 5 का जो पेपर रहेगा उसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे और उसका जो प्रारूप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब है इनलाइन प्रश्न और उत्तर पत्रक, हिंदी, अंग्रेजी और गणित 15 प्रश्न रहेगी। इसमें है नंबर 1 प्रश्न पत्र एवं उत्तर प्रश्न एक ही सीट में, अर्थात अलग अलग सीटें आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ग्रेड 3 से 5 के लिए अलग अलग से कोई भी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपने निशान लगाने हैं। विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। ये विभाग का कार्य रहेगा कि वो प्रिंट करवा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रेषित करेगा। नंबर 3 है ग्रेड 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने टिक करें। शिक्षक आरके के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। तो ये आपका पेपर का जो प्रारूप है वो दिया गया है। इसको हम थोड़ा और बढ़ा करके देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न का प्रारूप रहने वाला है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और उत्तर ए, ब, स और द 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें आपने किसी एक पर टिक लगा देना है जो सही रहेगा। अब आगे है ग्रेड 6 से 8 पेपर, अलग ओसीआर सीट में सही विकल्प के चयन करने के लिए इसमें आपको अलग अलग प्रश्न पत्रक और उत्तर पत्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे। कक्षा 3 से 5 के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, उसके अंदर ही उत्तर पत्रक को हमने हल करना है, लेकिन इसमें ये प्रश्न का प्रारूप रहेगा इस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 1 फिर ए, ब, स, द आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद उत्तर पत्रक इस प्रकार का रहेगा। इसमें फिर सिर्फ ओसीआर सीट ही रहेगी, इसमें ए और ए, ब, स, द पे हमने टिक लगा देना है। नीचे दिया गया है कि प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक अलग अलग शीट में रहेंगे, विभाग द्वारा प्रिंट करवा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। नंबर 3 है इसमें भी शिक्षक आरके के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण। अब एक प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जिला डाइट प्रिंसिपल प्रश्न उत्तर पेपर संग्रहण, पेपर वितरण और जिले में आरके के मूल्यांकन के परीक्षा संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे आपके वितरण के लिए समय सीमा दी गई है। यहाँ पे वितरण प्रक्रिया, आगे है दिनांक, फिर है संग्रहण केंद्र कहाँ रहना है और फिर अधिकृत व्यक्ति किसकी ड्यूटी रहने वाली है। तो नंबर 1 है राज्य से जिले के अंदर अगर प्रश्न पत्र आता है तो वो आएगा 20, 21, 27 और 28 अक्टूबर को।
इसके बाद है इसका संग्रहण केंद्र। ये बात हम करें डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक संग्रहण केंद्र है, वो जिला संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। फिर इसके अधिकृत व्यक्ति है वो डाइट प्रिंसिपल और प्लस 2 प्रभारी रहेंगे। इसके बाद है वो पेपर है वो जिले से फिर ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक में फिर 31 अक्टूबर को पहुंचेगा। उसके बाद में इसका संग्रहण केंद्र है वो ब्लॉक नोडल सेंटर सीबीओ द्वारा चुना जाएगा। सीबीओ ब्लॉक स्तर पे संग्रहण केंद्र का चुनाव करेंगे और इसका अधिकृत व्यक्ति है वो सीबीओ को बनाया गया है। फिर ब्लॉक से पंचायतों में जाएंगे, अर्थात पीओ स्तर पे पेपर आने हैं, तो उनका दिनांक है वो 1 नवंबर को रहेगा। और इसकी जो संग्रहण केंद्र है वो पीओ और यूसीओ मिलकर विद्यालय में कहीं भी बनवाएंगे। इसके बाद इसका अधिकृत व्यक्ति है वो पीओ और सीबीओ रहेंगे और फिर ये पंचायत से विद्यालय में जाएगा, पीएस और यूपीएस विद्यालयों में। तो इसका जो दिनांक रहेगा वो 1 या 2 नवंबर तक। वो चाहे तो पीओ और यूसीओ है वो सीधे विद्यालय उसी दिन भेज सकते हैं 1 नवंबर को ही, और चाहे तो आगे वाले दिन 2 नवंबर को विद्यालय में भेज सकते हैं। इसका जो संग्रहण केंद्र है वो विद्यालय में ही बनाया जाएगा। इसका जो अधिकृत व्यक्ति है वो प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे है वितरण के पश्चात आकलन की तैयारी व क्रियान्वयन। इसके बाद एक प्रश्न है कि आरकेएसएमबी के आकलन से पूर्व विद्यालयों में क्या क्या तैयारी करवानी है, परीक्षा के दौरान क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसमें है कि प्रश्न पत्र पैकेट सुरक्षा एवं भंडारण किस प्रकार करेंगे। परीक्षा से पहले पीओ आपको प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक देंगे। तो ये नंबर 1 में दिया गया है कि स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को सील बंद कर परीक्षा के दिन खोला जाना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि ये पेपर है वो सील बंद रहेगा, ये खुला हुआ पेपर आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2 में दिया गया है कि स्कूल परीक्षा प्रभारी, ये स्कूल की हम बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, कि स्कूल का जो परीक्षा प्रभारी रहेगा परीक्षा के दिन सुरक्षित भंडारण आदि की सुनिश्चित करेंगे। ये परीक्षा प्रभारी की ड्यूटी रहेगी कि वो प्रश्न पत्र है उनको सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करेंगे। इस यहाँ पे आगे नंबर 2 में दी गई है, ये यहाँ पे फिर हमने उसको अलमारी के अंदर सील बंद कर देना है, ये जिम्मेदारी रहेगी परीक्षा प्रभारी की। नंबर 2 में यहाँ पे आगे दिया गया है परीक्षा प्रशासन पर HM अथवा प्रिंसिपल द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी। नंबर 1 में दिया गया है कि परीक्षा के उद्देश्य मूल धारणा का रिकेप। नंबर 2 है परीक्षा का टाइम टेबल। नंबर 3 है सीटिंग ऑर्डर पर निर्णय। और नंबर 4 है इन्विजिलेटर और लोकेशन शिक्षक की अदला बदली के साथ। ये 4 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई है। इसमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल अथवा HM अपने स्तर पे स्टाफ की मीटिंग लेंगे और उसमें निम्न बातों की डिस्कस करेंगे। परीक्षा से पूर्व आपका जो मूल धारणा है या परीक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको समझाया जाएगा। फिर परीक्षा का टाइम क्या रहेगा, परीक्षा कितने घंटे चलेगी, उसका टाइम टेबल है वो पूरा विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो सीटिंग ऑर्डर है वो किस प्रकार का रहने वाला है, विद्यार्थी किस प्रकार से बैठेंगे, उनके लिए बेंच अथवा बोर्ड जो भी रहेगा उस पर आपने बोर्ड पे जैसे रोल नंबर लिख देना है, ये उसमें चर्चा की जाएगी। आगे है आकलन से 1 या 2 दिन पूर्व क्या करना है। राज्य भर में पालन की जाने वाली समय सारणी, ये समय सारणी रहेगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। हालांकि ये सब साथियों को ये पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ। 3 जो नवंबर रहेगा, 3 नवंबर को कक्षा 3 से 5 तक का जो विषय है वो पहला हिंदी रहेगा। 3 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कक्षा 6 से 8 का पेपर है वो गणित का रहेगा। दोनों पेपर अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनका टाइम एक ही रहेगा, 10:30 से लेकर 11:30 बजे सुबह, मतलब सुबह। तो इसके बाद में 3 नवंबर का जो पेपर है वो हिंदी का रहेगा 3 से 5 का, और 6 से 8 का गणित का रहेगा। और इसी प्रकार से 4 नवंबर का पेपर है वो अंग्रेजी का रहेगा 3 से 5 का, और हिंदी का रहेगा 6 से 8 का। समय वो सेम रहेगा 10:30 से 11:30 बजे। और 5 नवंबर को लास्ट पेपर है इनका 3 से 5 का जो गणित है, और 6 से 8 का अंग्रेजी रहेगा, समय सेम रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आगे है आकलन के दिन। आकलन के दिन क्या होगा, जिस दिन पेपर होगा, शिक्षक निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक निर्देश देगा। इसमें क्या है कि प्रति पंक्ति सिंगल टिक, अर्थात जो आपके कॉलम रहेंगे, जैसा कि आपने अभ्यास चरण में भी किया था, जो ये आपके रहेंगे कॉलम, इसमें क्या है, सब सिंगल टिक ही करना है, बार बार टिक नहीं करना है। नंबर 2 दिया भी गया है कि पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें, फिर OCR शीट का पर उत्तर दें। इसके लिए संभव हो सकता है कि
बच्चे गलती नहीं करें, इसके लिए आप रफ शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 है कि बक्सों पर सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। बक्सों लिखा गया यहाँ पे बॉक्स हो सकता है, बॉक्स जो रहेंगे इसमें क्या है, पेंसिल से आपको निशान न लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पेन का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4 है कि प्रश्न को ठीक से पढ़ें। होशियार पेपर में सीधे उत्तर न दें, पहले रफ शीट में उत्तर लिखें। कई बार होता है कि बच्चा जल्दी में प्रश्न को गलत पढ़ लेता है और उसी हिसाब से उसका उत्तर में टिक कर देता है। तो इसमें लिखा गया है कि प्रश्न को ठीक से पढ़ें और बाद में पेपर को हल करें। पहले रफ शीट पे करें और बाद में मेन जो OCR शीट है उस पर करें। नंबर 5 दिया गया है कि कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। इसमें आप चाहे तो कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं, नाम है आप कैपिटल लेटर में लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 6 दिया गया है कि अगर आपको कोई शंका है तो हाथ उठाएं, दूसरे कागज़ों में न देखें। कई बार ये बच्चों में आदत होती है कि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो वो साथी से सहायता लेना चाहता है कि उससे पूछ लिया जाए, तो ये नहीं करना है। सिर्फ हाथ उठाएं, अध्यापक आपके जो शिक्षक रहेंगे जिनकी ड्यूटी रहेगी परीक्षा के दिन, वो आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। नंबर 6 दिया गया है कि निरीक्षण और संग्रहण, शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी। नंबर 1 दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2 भी है कि वापस जमा करते समय OCR पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग ग्रेड के छात्रों को पेपर अलग से एकत्रित किए जाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। नकल व चीटिंग करने से विद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बच्चे नकल और चीटिंग करके इस परीक्षा को देते हैं तो उन विद्यालय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें ये बताया गया है। राज्य और जिला फ्लाइंग स्क्वाड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक HM को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यहाँ पे राज्य और जिला में फ्लाइंग स्क्वाड का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड रहेगा जो आपको ड्रोन के द्वारा ऊपर निगरानी करेगा। उसमें अगर उनको किसी भी स्कूल पर डाउट होता है तो उसको प्रधानाध्यापक और HM को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। नंबर 2 है स्कूलों के डाटा का होगा विश्लेषण। यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को एक पुनः परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। अगर किसी स्कूल पर डाउट रहता है तो ये परीक्षा दोबारा भी करवाई जा सकेगी, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। शैक्षणिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, लेकिन नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आकलन के पश्चात OCR की क्या प्रक्रिया रहेगी? हालांकि आप लोग ये जान ही चुके हैं कि OCR का यूज़ कैसे करना है, फिर भी मैं एक संक्षेप में रिपीट कर दे रहा हूँ। OCR का उपयोग क्या है? तो नंबर 1 में दिया गया उत्तर पत्र के 4 कोनों पर आपको QR कोड दिखाई देंगे, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे QR कोड रहेंगे। तो नंबर 2 में है उत्तर पत्र की फ़ोटो खींचने पर इन QR कोड द्वारा जांच डाटा एंट्री स्वतः ही हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। आप जब भी फ़ोटो लेते हो तो ये जो 4 QR कोड दिए गए हैं इनमें से एक भी QR नहीं छूटना चाहिए, इनको आपने पूरा ले लेना है ताकि इस QR कोड की मदद से जांच एवं डाटा की एंट्री हो जाएगी। आगे नंबर दिया गया है कि 3 से 5 के उत्तर पत्र में QR कोड नहीं है, परंतु घबराए नहीं, इसका उपयोग एक समान रहेगा। इसमें QR कोड नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको बिल्कुल QR कोड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको भी आपने पूरा लेना है। यहाँ पे आगे दिया गया है कि आकलन के पश्चात क्या करना है। इसमें दिया गया है कि यदि आपने पिछले पन्नों की सभी बातों को ध्यान में रखा है तो आप इस स्टेप के लिए तैयार हैं। आकलन के पश्चात क्या करना है? नंबर 1 है OCR शीट को ध्यानपूर्वक बच्चों से इकट्ठा करें, ध्यान रहे शीट को मोड़ना नहीं है। नंबर 2 है कि एक एक शीट को स्कैन करके ऐप में अपलोड करना है, एक साथ सभी को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3 है कि कोशिश करें कि आकलन के दिन ही पेपर ऐप पर अपलोड कर दिए जाएं। सभी उत्तर पत्रक अपलोड करने की आखिरी जो दिनांक है वो 7 नवंबर है, इस बात का आप ध्यान रखें। 7 नवंबर से पहले सभी OCR शीटें अपलोड कर देनी है और 3 से 5 तक के उत्तर पत्रक आपने अपलोड कर देनी है। 7 तारीख इनकी आखिरी दिनांक दी गई है। आगे इसमें दिया गया है कि स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता, हाँ नहीं, और इसमें है कि स्कूल में पेपर को स्कैन करें। अगर है तो आप उसी दिन स्कूल में पेपर को स्कैन कर लें।
और अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो आप पेपर को घर पर स्कैन करें जहां इंटरनेट उपलब्ध हो। यहाँ पे आपका ऐप का आंकलन चरण दिया गया, हालांकि सब साथ ही जान चुके होंगे अभ्यास के द्वारा, फिर भी मैं एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही ऐप को अपलोड कर लेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। इसमें कक्षा और विषय दिया रहेगा। फिर इसमें आगे बढ़े, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आपके यहाँ पे जिस भी कक्षा को आपने चुनाव किया है वो सारे विद्यार्थी आपके सामने आ जाएंगे। ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर आप में दिया गया है कि यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा और यहाँ से वो पूछेगा कि फ़ोटो अपलोड करें। तो आपने, अगर विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, और आपने फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे ऐप्स पूछेगा दो बातें कि आप तस्वीर है वो कहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो इसमें ये कैमरे से लेना चाह रहे हो या गैलरी में से, तो आप जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो आप इसमें से कर सकते हैं। और नीचे आ रहा है रद्द करें, आप इसको अब चुनाव कर सकते हैं। बाद में इसको आपने यहाँ पे फ़ोटो को कैमरे की सहायता से इसमें दिखाया गया है। आप चाहें तो गैलरी से भी ले सकते हैं। फिर आपके सामने इस प्रकार ये विंडो खुलेगी। इसमें कन्फर्म स्टूडेंट नाम आ जाएगा और फिर आपने इस पर सत्यापित पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। अगर आपकी फ़ोटो सही है तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, और आपकी फ़ोटो अगर सही नहीं है तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि 100 सिक्के आपको मिलते हैं, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे उपलब्धि देखें और आगे बढ़े, ये आएगा। और फिर आप यहाँ से चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंकलन इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हम OCR शीट है वो अपलोड कर देंगे। अब आगे है OCR अपलोड हेतु ध्यान देने वाली बातें। अब है OCR के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1 है कि आपको सवय इसको चेक नहीं करना है और न ही कोई निशान या हस्ताक्षर करने हैं। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। नंबर 2 है कि एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक पर कोई भी परिवर्तन नहीं करें। ये ध्यान रखें कि अगर कोई गलत है तो उसको वैसा ही रहने दें और सही है तो उसको वैसा ही रहने दें, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3 है कि यदि गलती से बच्चा एब्सेंट मार्क कर दिया गया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा बटन दबाएं। इसके बाद आपको विद्यार्थी के नाम का बटन देगा, उसको दबाएं और OCR शीट अपलोड करें। इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4 है कि यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हुआ तो 7 नवंबर से पूर्व उसका आंकलन करवाएं और OCR शीट अपलोड करें। कोशिश करें कि विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं हो। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो कोई भी किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका 7 नवंबर से पूर्व आपने उसका आंकलन करवाना है। इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 5 है कि ध्यान दें कि बच्चे केवल टिक कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, केवल आप टिक कर रहे हैं। आगे है कि फ़ोटो खींचते समय किस बात का ध्यान रखें। नंबर 1 है कि OCR शीट है वो फ्लैट सरफेस पे हो, ऊपर नीचे या ऊपर खाबड़ वाली जगह पे नहीं हो। नंबर 2 इसमें दिया गया है कि रोशनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कम रोशनी में आपको अपलोड OCR नहीं करनी है, नहीं तो वो पहले में से जो एरर का आ रहा था वो हमारे को दिखाई देगा। नंबर 3 इसमें दिया गया है कि कागज़ों के ढेर पर OCR को रख के नहीं खींचे, उसके आसपास दूसरा कोई कागज़ नहीं हो। नंबर 4 इसमें है कि उत्तर पत्र को मोड़े नहीं। कई बार होता है कि बच्चे फोल्ड कर लेते हैं, तो बच्चों को पहले निर्देश दे दिया जाएगा, उसको मोड़ना नहीं है। आगे नंबर 5 दिया गया है कि कैमरे को OCR पत्रक के सामने रखें और झुकाएं नहीं। नंबर 6 इसमें दिया गया है कि फ़ोटो में OCR उत्तर पत्रक के चारों कोने दिखाई देने चाहिए। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि चारों कोने हैं वो आपने OCR शीट के ले लेने हैं, लेकिन उसमें 6 से 8 है, उसमें तो QR कोड भी है। इसका भी आप ध्यान रखें। ये जो चारों कोने हैं उसको आपने उत्तर पत्रक में ले लेना है। नंबर 7 इसमें दिया गया कि सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई OCR पत्रक की फ़ोटो उसी कक्षा तथा विषय से संबंधित हो जिसे ऐप के लिए चुना गया हो। कई बार होता है कि फ़ोटो लेते समय हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और किसी दूसरी क्लास में दूसरे पेपर को हम अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। नंबर 8 दिया गया है कि क्लिक की गई फ़ोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये दी गई है कि फ़ोटो खींचते समय आपको आमतौर पर इस प्रकार की त्रुटियाँ हो जाती है। तो ये इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है कि नंबर 1 है कि विद्यार्थी की फ़ोटो आपने नहीं लेनी है। नंबर 2 इसमें दिया गया है कि गलत कक्षा विषय का फ़ोटो नहीं ले लेना है। विषय गणित का पेपर हो, आप अंग्रेजी का अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें है कि किसी पुस्तक की फ़ोटो भी नहीं ले लेने हैं कि आप
पुस्तक की फ़ोटो अपलोड करें, ये गलत है। नंबर है कि दूर से फ़ोटो नहीं खींच लेना है। और नंबर 5 है कि फ़ोटो धुंधली नहीं हो जिसमें कुछ दिखे ही नहीं। और कागज़ के बंडल पर फ़ोटो नहीं हो ताकि नीचे वाले जो कागज़ हैं वो उस फ़ोटो में आए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें आगे और दिया गया है कि उत्तर पत्रक को स्वयं नहीं जांचे। ये हम कई बार होता है कि हम मार्क्स दे देते हैं, ये यहाँ पे ये जांच के किया गया है, रेड पेन से इन्होंने जांच रखा है, हमने कॉपी को जांचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 8 है कि कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पत्र अपलोड नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए कक्षा 6 से 8 के लिए हमारे को पता है कि OCR शीट हमारे को उपलब्ध करवाई गई है, तो OCR शीट को ही हमने अपलोड करना है, प्रश्न पत्र को अपलोड नहीं करना है। नंबर 9 में दी गई है कि टिक के अलावा कोई निशान नहीं हो। यहाँ पे ये देखो पूरे भर रखे हैं, यहाँ पे पहले ही बार बार बता दिया गया है कि सिर्फ हमने टिक का निशान लगाना है, हमने इस कॉलम को पूरा नहीं भरना है, इस बात को आप ध्यान रखें। इस कॉलम को हमने पूरा ऐसे नहीं भरना है, सिर्फ हमने टिक का निशान लगाना है। नंबर 10 में दिया गया है कि वाटर मार्क के साथ फ़ोटो नहीं लें। कई बार होता है कि कैमरे में हमारे द्वारा सेटिंग कर ली जाती है जिसमें क्या है कि हमारा नाम आ जाता है उस कैमरे में और ये वाटर मार्क उस कॉपी में आ जाता है। जैसे ही हम फ़ोटो लेते हैं तो उसमें कैमरे का नाम और हमारा नाम आ जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको आप इग्नोर करेंगे। वाटर मार्क के साथ फ़ोटो हमने नहीं लेनी है। तो इस प्रकार ये RK सिम्बे के आंकलन 1 की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।